सब खरीद लो, मैंने आराम से बोला। अमीर होना अच्छा लगता है। मैंने 3150 पॉइंट्स में पूरी शॉप खाली कर दी। अब इन्वेंट्री में नमक वाली किताब, टूथपेस्ट और कोक थी। मन किया, कोक निकाला। काफी समय बाद कोक बोतल खोली, गटागट पिया। लगा जैसे फ्यूचर में वापस चला गया, एकदम रिफ्रेशिंग। अब नमक वाली किताब निकाली। हर स्टेप बहुत डिटेल में था, डायग्राम्स भी थे। मेरी इंटेलिजेंस 7 है, एवरेज से ज्यादा। जल्दी समझ में आ गया, सब ब्रेन में सेव हो गया। बस अब सॉल्ट माइन चाहिए। माइन मिली तो इस टेक्निक से बढ़िया सफेद नमक बनेगा। उस जमाने के मोटे नमक के मुकाबले ये तो कंप्लीट अपग्रेड होगा। मैंने जरूरी मटेरियल्स की लिस्ट बनाई, गौचर से मैनेज कराऊंगा। अगले दिन सुबह उठा, नाश्ता तैयार था, स्टीम्ड बन्स, ब्रेड स्टिक्स, सोय मिल्क। खाते हुए आज की शॉप देखी। आज था आर्चरी स्किल, कॉस्ट 500 पॉइंट्स, एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक 1000 पॉइंट्स, एमॉक्सिसिलिन X100 1000 पॉइंट्स। सब खरीद लो। आर्चरी स्किल एंशिएंट टाइम में बहुत काम आती है। एमॉक्सिसिलिन तो जान बचाने वाली चीज है, एंटीबायोटिक। आर्चरी स्किल अपडेटेड, एट्रीब्यूट गिफ्ट पैक यूज्ड, स्ट्रेंथ +1। अमॉक्सिसिलिन सेव्ड। पूरे बदन में गर्माहट आई, 10 सेकंड्स रही। दिमाग में आर्चरी के टेक्निक्स आ गए, जैसे 2 साल से प्रैक्टिस कर रखी हो। एट्रीब्यूट पैनल खोला, होस्ट ली शाओ, स्ट्रेंथ 10, एवरेज 5, एजिलिटी 8, एवरेज 5, इंटेलिजेंस 7, एवरेज 5, स्किल्स आर्चरी, एक्टिव स्किल ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, इन्वेंट्री, इटर्नल कपल रिंग, टूथपेस्ट, अमॉक्सिसिलिन। स्ट्रेंथ 10 हो गई, एवरेज का 2 गुना। नाश्ता खत्म हुआ ही था कि जू गाओशू आ गया। जीजा जी कल सारा दिन लगाया, सॉल्ट माइन का पता चल गया। अब वो भाभी जीजा जी नहीं, सीधे जीजा जी बोलता है, अरे जल्दी नहीं है गाओशू, खाया नहीं। सुबह सुबह दौड़ा चलाया, बिना झिझके बैठा और स्टीम्ड बंस खाने लगा। खाते खाते बोला, बीजिंग से बाहर साउथ वेस्ट में 30 माइल्स दूर डोंगन काउंटी में एक विलेज है, दादोम जुआंग। वहाँ 2 सॉल्ट माइंस हैं। जांग फैमिली की प्रॉपर्टी है, युआन डायनेस्टी से चली आ रही है। मिंग डायनेस्टी में किसी ने नहीं लिया, कोई वैल्यू नहीं समझता। नाश्ते के बाद अभी वक्त था, दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड गए। जू गाओशू की रूटीन थी, थोड़ी देर में दोनों वहाँ थे। पहले 2 राउंड्स दौड़े। इस बार मैं पूरी तरह जू गाओशू के साथ था, सांस भी नहीं फूली। जीजा जी तीरंदाजी सिखाऊं? जरूर। कुछ एरोस चलाने के बाद जू गाओशू हैरान रह गया। मैं एक तीर खींचकर 20 स्टेप्स दूर टारगेट के सेंटर में लगा रहा था। जीजा जी, सच में पहले कभी नहीं सीखी थी? नहीं, तुम्हारे साथ ही शुरू किया, मैंने हंसते हुए कहा। इन कुछ दिनों में थोड़ा सुधार हुआ। थोड़ा? जीजा जी, ये तो बहुत जल्दी है। जू गाओशू हैरान था। जीजा जी, आप तो जीनियस हो। नहीं नहीं, तुमसे अभी बहुत पीछे हूँ। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद जू गाओशू मान गया। आज बस चलो डाउंग जुआंग चलते हैं, सॉल्ट माइन खरीद लेते हैं। गाओशू, पैसे हैं, थोड़े उधार दो। मेरे पास कम हो सकते हैं। जू गाओशू ने जेब से थैली निकाली। उधार क्या, ले लो, मेरा हिस्सा है। ठीक है, चलो। दोनों से निकल गए। योगान पिविलियन की 3री मंजिल से जू निंगयन ये सब देख रही थी, आंखों में हैरानी थी। ली शाओ इतनी जल्दी कैसे सीख लेता है? जू गाओशू और मैं से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। तभी कान में आवाज आई, डिंग। जू निंगयन की लाइकिंग +1, अब टोटल 75। निंगयन चुपचाप मुझे देख रही थी, पर लाइकिंग आगे बढ़ाना अब मुश्किल होता जा रहा है। मेरे चेहरे पर खुशी थी, मन में सोच रहा था लाइकिंग 99 तक कैसे पहुंचाऊं। फिर रुका, नहीं, इतना कैलकुलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर सच में उसकी परवाह है तो बाकी सब खुद हो जाएगा। मैंने मन को सही किया। जीजा जी, क्या सोच रहे हो? इतने खुश? तभी नौकर 2 घोड़े लेकर आए। मैं ख्यालों से बाहर आया। अरे नमक की खान की सोच रहा था, ये काम हो गया तो राजकुमार का पूरा घराना और आगे जाएगा। ये कहते हुए मैंने हमारा घराना कहा। छोटे राजकुमार को सुनकर बहुत अच्छा लगा। जीजा जी, सब आप पर डिपेंड करता है। फिर वो चिंतित हुआ, पर वो नमक की खान तो जहरीली है, वरना सरकार कब का ले लेती? किसी साधारण आदमी के पास क्यों होती? जहरीली है या नहीं, नमक बनाने के बाद पता चलेगा, मैंने कॉन्फिडेंट होकर कहा। वो एक घोड़ा लाया। जीजा जी, ये आपका। चलो जल्दी, आज ही वापस आ जाएंगे। घोड़ा। मैं रुका, मुझे घुड़सवारी नहीं आती। पिछले जन्म में हॉर्स राइडिंग सेंटर में बस 2 चक्कर लगाए थे। बैठना आसान है, बस चढ़ जाओ। मैंने ट्राई किया। बाहर चढ़ने वाला पत्थर था, पर मैंने सीधे सैडल पर पैर रखा और एक झटके में चढ़ गया, ताकत और फुर्ती के कारण। इसे चलाते कैसे हैं? उसने धैर्य से कहा, दोनों पैरों से पेट दबाओ, लगाम हिलाओ। मैंने ट्राई किया, घोड़ा चल पड़ा। तेज कैसे करे? उसने शरारत से मुस्कुराया और घोड़े की पीठ पर चाबुक मारी। घोड़ा एकदम तेज भागा। अच्छा हुआ मेरी फुर्ती अच्छी थी, वरना गिर जाता।
घोड़ा हवा जैसा भाग रहा था, कानों में हवा की आवाज। हिया, छोटा राजकुमार हंसता हुआ आगे निकल गया। जीजा जी पीछे आओ, जल्दी सीख जाओगे। तू मुझे मारना चाहता है? तेरी बहन को पता चला तो? मैं बहुत इरिटेट था, लगाम से डायरेक्शन कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, डर के मारे कसकर पकड़े था। हटो, रास्ता दो। घोड़े पर बैठे बैठे लोगों को हटाता रहा, पर सीरियसली उतना मुश्किल नहीं था। जल्दी ही बैलेंस आ गया, डायरेक्शन कंट्रोल हो गई, गिरने का डर भी गया। जीजा जी सच में जीनियस हो, इतनी जल्दी घुड़सवारी सीख ली। छोटा राजकुमार बड़ी आसानी से घोड़ा कंट्रोल कर रहा था, मेरे साथ साथ चल रहा था। तेरा जीजा जी हूँ, इतना तो होना चाहिए। मैंने खुशी से तारीफ एक्सेप्ट की, पर जीजा जी मुझ जितना अच्छा बनना है तो और प्रैक्टिस करनी होगी। वो हंसा, उसे मेरी पर्सनालिटी बहुत पसंद थी। दोनों घोड़े दौड़ाते हुए शहर से बाहर निकले। दरवाजे पर किसी ने नहीं होगा, पहरेदारों ने दूर से ही रास्ता दे दिया। दोपहर तक दोनों बड़े पूर्व गांव पहुंच गए। गांव काफी बड़ा था, चारों तरफ खेत थे। दक्षिण पूर्व में थोड़ी दूर दो बड़े पहाड़ दिखे। पूरे पहाड़ सफेद थे जैसे बर्फ हो, कोई पेड़ पौधा नहीं, बस यही है, नमक की खान। खरीद लेते हैं। दोनों गांव में घुसे और जल्दी एक बड़ा घर ढूंढ लिया। यही उस परिवार का घर था, काफी बड़ा था। दोनों ने बात की और उस परिवार के मुखिया से मिलवाया गया। एक बूढ़ा आदमी, करीब 60 साल का, नाम था बूढ़े दादा। तुम लोग खान खरीदना चाहते हो? वो लाठी टेकते हुए मुस्कुराते हुए आए। दोनों की ड्रेस देखकर समझ गए किसी बड़े घर के लड़के हैं। ये खान तो पुरखों की प्रॉपर्टी है, कितना देंगे? दादाजी, हाँ, हम आपकी नमक की खान खरीदना चाहते हैं। उन्होंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, इस काम के लिए नमक बनाकर बेचेंगे? ये सुनकर वो हंस पड़े। इन्हें क्या पता ये जहरीला नमक बनाएंगे और लोग की जान लेंगे, पर ये बड़े घर के बच्चे दिखते हैं। मेरी खान सस्ती नहीं मिलेगी, सीधे बताइए कितने में देंगे? वो बोले, बताओ कितना दोगे? मैंने सोचा और 5 उंगलियां दिखाई। 500 चांदी। उनके मन में था 20। 5 उंगलियां देखकर बोले, 50। डील। अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड था। 50 में 2 नग की खाने, पर मैंने थोड़ा मुंह बनाया, थोड़ा कम नहीं होगा। उनकी लाठी वाला हाथ कांपा। अरे भाई, खुद तुमने कहा, अब पलट रहे हो? मैं बुड़बुड़ाया, इतनी जल्दी मान जाएंगे ये सोचा नहीं था। छोटा राजकुमार बोल पड़ा, इस टूटे पहाड़ के 10 भी ज्यादा है। टूटा पहाड़? बूढ़े ने माथे पर बल डाले। पुरखों की प्रॉपर्टी है, नहीं बेचनी तो मत खरीदो। मुझे बार्गेनिंग पसंद नहीं। ठीक है, 50। छोटे राजकुमार को पैसों की परवाह नहीं थी, चुप रहा। बहुत समझदार लड़के हो, वो मन में सोच रहे थे। ये दोनों बड़े भोले हैं। उन्होंने जल्दी से पेपर्स निकाले। पहले एग्रीमेंट साइन करो और नकद चाहिए। छोटे राजकुमार ने चांदी की थैली निकालकर मेज पर पटकी। बूढ़े दादा ने तुरंत तराजू से तौला। 50 सही। मुस्कुराते हुए बोले, पहले कच्चा एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट जल्दी साइन हो गया। फिर उन्होंने एक और पेपर निकाला, एक प्राइवेट एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। साफ बात, पहले ये खान मैंने बेच दी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर नमक से कुछ हुआ मैं जिम्मेदार नहीं। बूढ़ा चालाक था, पहले एग्रीमेंट किया, अब ये बोला, पर मुझे कोई इशू नहीं था। पेपर देखा, सब ठीक था, मतलब साफ था। अगर नमक से कोई मरा तो वो जिम्मेदार नहीं। कोई बात नहीं, साइन करता हूँ। वो खुश हो गए। फिर सब सरकारी दफ्तर गए, मोहर लगवाई। उनकी वहाँ जान पहचान थी, काम जल्दी हुआ। कागज पर मेरा नाम हो गया। जल्दबाज लड़के हो। बाहर आकर बूढ़े खुशी से चले गए। जीजा जी, लगता है ज्यादा दे दिया, वो 20 में भी देते। छोटा राजकुमार थोड़ा नाराज था। कोई बात नहीं, 2 पहाड़ 50 में मिले, ये डील अच्छी है। मैंने हंसते हुए कहा, अब खान देखने चलते हैं, अपनी है। दोनों घोड़े पर बैठे और खान पहुंचे। गांव से करीब 5 कोस दूर। दोनों खानें जुड़ी हुई थीं, करीब 1000 एकड़। 100 साल तक काफी है। एक चक्कर लगाने के बाद मुझे आइडिया आ गया। मैंने एक कागज निकाला और छोटे राजकुमार को दिया, ये सामान मंगवाओ। खान के पास एक फैक्ट्री भी बनाओ यहाँ। मैंने जगह बताई, ये सब मेरे ऊपर। उसने छाती ठोकी। जीजा जी, तुम क्या करोगे? मैं पहले गांव जाऊंगा। खान की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। दोनों अलग हुए। मैं घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने पुराने गांव की तरफ चल दिया। शाम होने तक पहुंचा। काफी दिनों बाद आया था, बहुत कुछ बदल गया। मैं एक किसान था, अब राजकुमार के घराने में हूँ। भाई, ये तो अच्छा घोड़ा है। गांव के बाहर छोटू घूम रहा था, मछली पकड़ने जाने वाला था। तभी मुझे देखा। अरे, सही वक्त पर मिले। जाओ, अच्छी घास और दाना लाओ, घोड़ा खाएगा। मैं घोड़े से उतरा, घोड़ा खुद पुराने घर की तरफ चल दिया। भाई, कितना अच्छा घोड़ा है। छोटू आया और घास मिलाकर खिलाने लगा। मैं अंदर गया। माँ बाप की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई। माँ बाप, बेटा ठीक है, एक बड़ा काम होने वाला है। पैसे आएंगे तो आपको याद करने आऊंगा। झुककर अगरबत्ती लगाई। बाहर छोटू कान लगाए सुन रहा था। बड़े अदब से अंदर आया।
भाई वो क्या बड़ा काम है, मुझे भी लो ना। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में खेत की रखवाली की? हाँ, पड़ोस वाले बुड्ढे के बड़े बेटे ने थोड़ी जमीन हड़पने की कोशिश की। मैंने देखा तो खूब डांटा। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तुमने ये किया? बिल्कुल यार, हूं ना। ये छोटू मेरे साथ बचपन से था। थोड़ा आलसी जरूर था पर वफादार था। इसी बार मैं उसे खान की जिम्मेदारी देने आया था। ज्यादा काबिल नहीं चाहिए, बस भरोसेमंद हो। छोटू ने सावधानी से एक स्टूल खींचा और बैठ गया। भाई इन दिनों तुम कहाँ थे? दरवाजे पर वो घोड़ा। मैंने हल्के से मुस्कुराया। वो घोड़ा राजकुमार के घराने का है। छोटू की सांस रुक गई। राजकुमार के घराने का? सुना था कुछ दिन पहले गांव में कोई आया था तुम्हारे बारे में पूछने। हाँ, कोतवाल खुद आए थे। ऊपर से आए बड़े अधिकारी की खातिरदारी कर रहे थे। छोटू ने सच सच बताया। मैंने सिर हिलाया। लगता है छोटे राजकुमार ने शुरू से ही जांच करवाई थी। तो भाई अब? मैंने सीधे बोला, हाँ, थोड़े दिनों बाद मैं राजा का दामाद बनूंगा। छोटू एकदम चुप। मैंने हंसते हुए कहा, छोटू तुमने खेत बचाया और मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। छोटू उछलकर खड़ा हो गया। मैं? भाई ऐसा मौका मिले साथ जरूर लो। मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, पर तुम कहो आग में भी जाऊं। मैंने थोड़ा सोचा। ठीक है, तू ही सही, मुझे यही चाहिए था, वफादारी। शुक्रिया भाई, मैं पूरी मेहनत करूंगा। छोटू का चेहरा खिल गया। कल सुबह घोड़े को खाना खिला देना, आज मुझे आराम चाहिए। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है भाई, घोड़ा मेरे ऊपर। छोटू झुककर जाने लगा। रुको, मैंने बुलाया, कल एक और काम करना। गांव में बात फैला दो, जो भी मेरी जमीन पर नजर डालेगा 1 इंच भी, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे थोड़ी ही जमीन हो, पर है माँ बाप की। एक कण भी कम नहीं होगा। भाई ये मेरे ऊपर, जो भी देखेगा पहले मुझसे गुजरना होगा। छोटू ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, जा। अगले दिन राजकुमार के महल में राजकुमारी सुबह जल्दी उठ गई। खिड़की के पास खड़ी होकर देखने लगी। आज ली शियाओ की प्रैक्टिस में कितनी तरक्की हुई होगी, पर काफी देर तक वो दिखा नहीं। आज वो क्यों नहीं आए? राजकुमारी और इंतजार करती रही। राजकुमारी, मैं स्टोर रूम से कुछ सामान लेने गई थी। सुना है वो कल बाहर गए थे और रात को नहीं लौटे। सहेली सुबह खाना लेकर आई। वो गए? राजकुमारी का दिल डूब गया। कहीं वापस नहीं आए तो? इन दिनों उन्हें देखना उसका रूटीन बन गया था। दूर से भी देख लेती थी तो दिल खुश हो जाता था। उनके अचानक गायब होने से मन में खालीपन आ गया। शायद गांव गए होंगे। सहेली ने जल्दी कहा, राजकुमारी फिक्र मत करो, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वापस जरूर आएंगे। हाँ, आज की कढ़ाई करते हैं। ठीक है। वक्त हमेशा की तरह चल रहा था, पर राजकुमारी को बहुत धीमा लग रहा था। शाम तक उनके वापस आने की कोई खबर नहीं। सहेली दरवाजे पर पूछने जाती रही, अभी नहीं आए? दरवाजा खुला तो राजकुमारी ने जल्दी पूछा। सहेली ने सिर हिलाया। वो फिर सिर झुकाकर कढ़ाई करने लगी। राजकुमारी की कढ़ाई सुधर रही है, ये खुशबूदान बहुत अच्छा बन रहा है। सहेली ने तसल्ली दी। पर अगर वो नहीं आए तो ये किसे दूं? राजकुमारी ने धीरे से कहा। सहेली बोली, वो घर जमाई नहीं है, बाहर रहे तो कोई बात नहीं। हाँ। बात करते करते राजकुमारी का ध्यान भटका और सुई उंगली में चुप गई। सहेली घबराई। राजकुमारी, चोट लगी? मुझे उनकी ज्यादा परवाह है, पर एक लड़की होकर एक दिन वापस न आने पर उनके बारे में पूछना ठीक नहीं लगता। राजकुमारी ने सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है, उन्हें यहाँ किसी और के घर में रहने जैसा फील होता होगा? सहेली ने सोचकर कहा, वो तो बहुत फ्री स्पिरिटेड है, ऐसा नहीं सोचते होंगे। राजकुमारी उठी और गहनों का डिब्बा खोलने लगी। कुछ ढूंढ रही थी। सहेली ने देखा। राजकुमारी, क्या हुआ? मैंने सुना है आधे महीने बाद मंगनी है। माँ ने बताया कि दहेज वो देंगी, पर ली शियाओ तो एक किसान है, पैसे नहीं है। मर्दों को मान सम्मान की परवाह होती है। मंगनी में ठीक से गिफ्ट्स न दे पाए तो शर्म आएगी। राजकुमारी ने सोने चांदी के गहने और बचाई हुई चांदी निकाली। सहेली की तरफ देखकर बोली, तुम जाकर उन्हें ये दे दो, मंगनी के पैसों के तौर पर। सहेली हंसी रोकती रही। राजकुमारी, शादी हुई भी नहीं और पहले ही उनकी तरफ हो गई। कहीं लड़की खुद लड़की को मंगनी के पैसे दे, ऐसा होता है? तुम फिर मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें पता है ना मेरी सिचुएशन। सहेली चली गई। रात हो गई, पर मैं आज भी वापस नहीं आया। रात बिल्कुल शांत थी, पर एक दिल था जो किसी के लिए बेचैन था। गांव के बाहर कब्रिस्तान में मैं पूरे दिन फावड़ा लेकर काम करता रहा। माँ बाप की कब्र के आसपास घास साफ की, 100 कदम दूर तक सब ठीक किया। इस दुनिया में सिर्फ 1 साल का साथ रहा उनके साथ, पर थे तो इस जन्म के माँ बाप ही, कुछ और तो कर नहीं सकता। पर कम से कम कब्र पर घास तो न उगने दो, माँ बाप। फिर आऊंगा। झुककर प्रणाम किया और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। भाई भाई, सब हो गया। छोटू पहले से नीचे इंतजार कर रहा था। मैं चला तो वो दौड़ता आया। होशियार लड़का है,
गांव वालों ने क्या कहा? मैंने सीधे कह दिया, अब ये बहुत बड़े आदमी हैं, जो भी इनकी जमीन पे नजर डालेगा मैं उससे निपटूंगा। और उन्होंने वो घोड़ा देखा, समझ गए कि अब ये आम आदमी नहीं। छोटू ने रिपोर्ट दी। शाबाश, मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। ये एक तरह का टेस्ट भी था, ये लड़का सुनता है या नहीं। गांव में सब एक ही सरनेम के हैं, उनके बारे में से बोलना थोड़ा मुश्किल था, और छोटू ने हिम्मत दिखाई। रहा सवाल 3 एकड़ जमीन का, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं। छोटू, तेरे बड़े भाई के घर बहुत बच्चे हैं, 7-8, जिंदगी मुश्किल है, और तू भी इन सालों में ज्यादा कमाई नहीं कर पाया। ये 3 एकड़ अपने बड़े भाई को दे दे, खेती करें, फसल सबन की, बस हर त्योहार पर माँ बाप की कब्र पर घास साफ करे, अगरबत्ती जलाए, बस यही काफी है। छोटू पर मैंने भरोसा किया तो थोड़ा फायदा भी देना जरूरी था। लोग तभी साथ देते हैं जब उन्हें दिखे कि साथ रहने में फायदा है। ये सुनकर छोटू की आंखें भर आईं। भाई, ये इतनी अच्छी जमीन कैसे लूं? ज्यादा बात मत कर, मैंने सीधे कहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई इसे हड़पे, मैं चाहता हूँ सब जाने ये चीज मेरी है, देना मेरी मर्जी है, लेना किसी की हिम्मत नहीं। तभी एक आवाज आई, कुछ बात करनी है? सहेली थी, उसने एक नजर छोटू पर डाली। छोटू समझदार था। भाई, मैं चलता हूँ, और वो हट गया। आओ, मैंने सहेली को अंदर बुलाया। घर साधारण है, बुरा मत मानना। एक स्टूल खींची और बैठने को कहा। राजकुमारी को मेरी फिक्र हो गई। सहेली ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने मुझे भेजा, पता नहीं था कहाँ ढूंढूं, तो यहाँ आ गई, और तुम यहीं मिले। लगता है राजकुमारी अब सच में मेरी परवाह करने लगी है, खुद से आगे बढ़ रही है। मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा, तो अब तसल्ली हो गई, जाओ खबर दे दो, मैंने हंसते हुए कहा। सहेली ने चारों तरफ देखा। सच में बहुत साधारण घर था। वैसे आप यहाँ किस लिए आए? सहेली ने धीरे पूछा। बस ऐसे ही। नहीं, राजकुमारी ने पूछने को कहा है, उन्होंने भेजा है, मैंने हंसते हुए कहा। जाओ उनसे कहो, मैं जिंदगी में सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगा, और कोई नहीं, फिक्र ना करें। ये सुनकर सहेली बहुत खुश हुई। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि माँ बाप की कब्र पर जाना था, पहली बार इतनी दूर आया हूँ, तो उनसे मिलने भी आया। और वो देखो, मैंने मेज पर रखे कागज दिखाए, ये मेरे लिखे कुछ नोट्स हैं, यहाँ रखे थे, खराब ना हो जाए। सहेली ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, मैं तो डर ही गई थी, कहीं आप शादी से भाग तो नहीं रहे। फिर उसे याद आया, एक काम और था। उसने अपने कपड़ों से कुछ निकाला। आधे महीने बाद मंगनी है, ये तो पता है ना? हाँ याद है, मैं कहा। तो ये लो। सहेली ने चांदी के नोट्स का बंडल निकाला। हर नोट 200 का, करीब 10-12 नोट्स, 3-4 हजार होंगे। राजकुमारी को डर था मंगनी में आपके पास पैसे ना हो, ये उनके अपने बचाए हुए हैं, मंगनी के लिए रख लो। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। अभी शादी भी नहीं हुई, और वो पहले से मेरी सोच रही है, और ये पैसे मैं नहीं ले सकता, तो उनसे कह देना मुझे चिंता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं। सहेली ने जल्दी से एक कागज निकाला। राजकुमारी ने एक कविता भेजी है, कहा है ये पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मैंने कागज लिया और खोला। लिखावट बेहद खूबसूरत थी। अक्षर देखकर ही लगा बहुत पढ़ी लिखी है। ऊपर लिखा था, तुम चट्टान बनो, मैं बनूंगी नरम घास। घास की डोर जितनी पतली चट्टान कभी नहीं होती। ये पुरानी कविता की पंक्तियां थी, मतलब साफ था, वो मुझ पर भरोसा करती हैं, हमेशा साथ रहेंगी। दिल भरा है, पर पैसे लेना फिर भी ठीक नहीं। सहेली, ये पैसे वापस ले जा। राजकुमारी से कहना मैं इस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगा। मैं एक किसान जरूर हूँ, पर बेकार नहीं। मंगनी में सब ठीक से होगा, मैं खुद करूंगा। मैंने नोट्स वापस धकेल दिए। ये देखकर सहेली की नजरों में मेरी इज्जत और बढ़ गई, पर वो थोड़ी चिंतित भी हुई। वापस जाकर राजकुमारी को क्या कहूंगी, कहीं वो बुरा न मान ले। सहेली रुको, मैं भी एक कविता लिखता हूँ, राजकुमारी को दे देना, पढ़ेंगी तो समझ जाएंगी। मैं मेज पर गया, थोड़ा सोचा और लिखने लगा। सरल भाषा में, पर दिल से। अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो उस बैल की तरह नहीं जो तुम्हारी ऊंचाई का सहारा लेकर खुद को दिखाए। अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो उस पागल पंछी की तरह नहीं जो सिर्फ एक ही गाना बार बार गाए। न सिर्फ उस झरने की तरह जो ठंडक देता रहे, न सिर्फ उस पहाड़ की तरह जो तुम्हें और ऊंचा दिखाए। सहेली, ये राजकुमारी को दे देना। मैंने कागज सहेली को दिया। सहेली को वापस भेज दिया, पर मैं खुद अभी नहीं जाऊंगा, एक दिन और रुकना ठीक है? थोड़ा सस्पेंस रहने दो। यही सोचकर मैं वापस घर में गया और कुछ जरूरी चीजें समेटने लगा जो साथ ले जानी थी। शाम होते होते सहेली घोड़ागाड़ी में बैठकर वापस राजकुमार के महल पहुंची। राजकुमारी दूर खिड़की से ही सहेली को आते देख रही थी। दिल जोर से धड़का। जल्दी से नीचे आई और दरवाजा खोला। सहेली को अंदर ले गई। पूरा दिन राजकुमारी का मन कहीं नहीं लगा था, न खाना न चाय, बस एक ही सोच। सहेली, जल्दी बताओ क्या हुआ? कमरे में बैठते ही राजकुमारी ने पूछा। सारी शांति गायब थी। राजकुमारी, थोड़ा पानी तो पीने दो।
गांव का रास्ता बहुत खराब है, पूरी हड्डियां हिल गई। सहेली सच में थकी हुई थी। अच्छा पानी पियो। राजकुमारी उठी, खुद पानी दे। नहीं नहीं राजकुमारी, ये मेरा काम है। सहेली ने रोका और खुद पानी लेकर दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमारी मैं उनके गांव पहुंची और वो वहीं थे। वो गांव किस लिए गए थे? राजकुमारी ने चिंता से पूछा। अरे वो क्यों? अब तो पति बोलो। सहेली के चेहरे पर मुस्कान थी। राजकुमारी का मन हल्का हुआ। मतलब सब ठीक है, पर ऊपर से नाराजगी दिखाई। अभी शादी नहीं हुई। ऐसे कैसे बोलूं? जल्दी बताओ। सहेली ने ठीक से बताया। वो माँ बाप की कब्र पर जाने गए थे। कहा पहली बार इतनी दूर आया हूँ तो उनसे भी मिलना था और शादी की बात भी बतानी थी। ओह, राजकुमारी का सारा बोझ उतर गया। मन एकदम हल्का हो गया। राजकुमारी, मैंने थोड़ा पूछना चाहा पर उन्होंने खुद ही पहचान लिया कि आपने भेजा है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा। सहेली खड़ी हुई आवाज को थोड़ा भारी करके बोली, राजकुमारी को कहना मैं इस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये शब्द हवा में गूंजते रहे, राजकुमारी के दिल में भी गूंजते रहे। विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सच था। जैसे ठंड में अचानक आग मिल जाए, पूरे बदन में गर्माहट आ गई। इतना बड़ा वादा, इतनी सफाई से, इस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं से। राजकुमारी के मन में भी यही था, मैं भी सिर्फ उन्हीं से। राजकुमारी, राजकुमारी। काफी देर बाद सहेली की आवाज से होश आया। राजकुमारी को लगा वो बह गई थी। संभल कर टॉपिक बदला। हाँ हाँ, वो क्या उन्होंने पैसे लिए? सहेली ने सिर हिलाया। नहीं लिए। राजकुमारी चिंतित हुई। सहेली, मैं पूरे दिन सोचती रही। मेरा इरादा तो अच्छा था, पर कहीं इन्होंने गलत मतलब निकाल लिया तो? राजकुमारी, बिल्कुल मत घबराइए, आपका इरादा उन्हें समझ आया और उनका भी कुछ कहना है क्या? राजकुमारी की आंखें थोड़ी बड़ी हुई। रात बाहर बिल्कुल शांत थी। खिड़की से एक पतली चांद दिख रही थी, तारे टिमटिमा रहे थे। राजकुमारी का मन भी उस रात जैसा शांत होने लगा। उनका भी कोई जवाब है? राजकुमारी ने सहेली से पूछा। सहेली ने सीधे कागज नहीं निकाला। पहले बोली, जब मैंने बताया कि आपने उन्हें पसंद किया और कविता भेजी, वो बहुत खुश हुए। फिर पूछो, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? राजकुमारी ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। शायद पैसे इसलिए ही लिए कि बाहर क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। नहीं, गलत। सहेली हंसी। उनकी बात सुनकर मैं भी इंप्रेस हो गई। क्या कहा उन्होंने? सहेली ने फिर वही स्टाइल में बोला, आवाज भारी करके, मैं इस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगा। मैं एक किसान जरूर हूं, पर बेकार नहीं। मंगनी में सब खुद करूंगा, ठीक से। सहेली हंसी। पैसे नहीं है, पर कितना कॉन्फिडेंट है। सुनकर अच्छा लगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया। मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था। हाँ, और एक और बात। सहेली ने कागज निकाला। उन्होंने ये कविता भेजी है। कहा, पढ़ोगी तो समझ जाओगी। राजकुमारी ने बहुत सावधानी से कागज लिया, जैसे कोई नाजुक चीज हो। धीरे से खोला। देखते ही एक मुस्कान आई। इनकी लिखावट कितनी टेढ़ी है। राजकुमारी हंस पड़ी। मन में सोचा, वापस आएंगे तो लिखना सिखाऊंगी। पर कविता पढ़नी शुरू की और सब भूल गई। अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो उस बेल की तरह नहीं जो तुम्हारी ऊंचाई का सहारा लेकर खुद को दिखाए। ये पढ़ते ही राजकुमारी का दिल भर आया। इसका मतलब था वो मेरे घराने की ताकत के लिए नहीं है, इसीलिए पैसे वापस किए। वो बताना चाहते थे वो खुद के दम पर आए हैं। राजकुमारी आगे बढ़ती गई। अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो उस पागल पंछी की तरह नहीं जो सिर्फ एक गाना बार बार गाए, न सिर्फ ठंडक देने वाले झरने की तरह, न सिर्फ उस पहाड़ की तरह जो तुम्हें ऊंचा दिखाए, यहाँ तक कि धूप भी नहीं, बारिश भी नहीं। राजकुमारी की आंखें और बड़ी होती गईं। ये कविता असाधारण थी। नहीं, ये सब काफी नहीं। मैं तुम्हारे पास एक बरगद का पेड़ बनूंगा, एक पेड़ की तरह तुम्हारे साथ खड़ा। जड़ें मिली होंगी जमीन में, पत्तियां छुएंगी आसमान। राजकुमारी ने वो जज्बात महसूस किए जो उनसे कहे जा रहे थे। साथ खड़े होंगे बराबरी से, हर हवा में हम एक दूसरे का साथ देंगे, पर कोई नहीं सुनेगा हमारी भाषा। तुम्हारे पास है मजबूती जैसे तलवार, मेरे पास है लाल फूल जैसे एक, भारिया जैसे एक जलती मशाल। कविता के शब्दों में जैसे उनके बीच का हाल था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं पर गलतफहमी से डरते भी हैं। मजबूती का कवच जो राजकुमारी ने खुद पर चढ़ा लिया था, किसी से न मिलना, किसी को अंदर न आने देना। और वो इंसान एक मशाल की तरह उस ठंड को पिघला रहा है। हम मिलकर सर्दी और आंधी झेलेंगे, कोहरे में भी साथ रहेंगे, जुदाई हो तो भी जिंदगी भर एक दूसरे के। यही असली प्यार है, न सिर्फ तुम्हारे ऊंचे सपनों से प्यार, बल्कि उस जमीन से भी जहां तुम खड़ी हो। एक एक शब्द पढ़ते हुए राजकुमारी ने कागज बार बार पढ़ा। आंखें नम हो गईं। कुछ गहरे अंदर से कुछ हिल गया। लगा जैसे इस इंसान ने उनके मन की बात कह दी, जो वो खुद भी ठीक से नहीं कह पाती थी। इस कविता में दोनों के सारे अनकहे ख्याल थे। राजकुमारी को लगा सही इंसान मिल गया।
वो जो चाहती थी वो यही था। उस रात राजकुमारी बहुत चैन से सोई, नींद में मुस्कुराती रही। सिस्टम की आवाज आई, राजकुमारी की लाइकिंग +5, अब टोटल 80। कविता के जरिए दिल की बात कही। वो तुम्हारी काबिलियत पर फिदा हैं और दिल से तुम्हें चुन लिया है। स्वीट पॉइंट्स 300, 50 x बोनस, टोटल 15,000, अब तक टोटल 25,250। मैं कमरे में पैर धोते हुए ये सुन रहा था। अचानक कानों में एक मीठी सी आवाज आई। मैं मुस्कुरा दिया। अपनी महबूबा के लिए शायरी लिखना वाकई सबसे रोमांटिक काम है। मिंग्यून आज रात मेरे सपने जरूर देखेगी। एक सुबह मैंने आंखें खोली, बिस्तर पर उठकर बैठा और सबसे पहले सिस्टम की शॉप चेक की। आज सिस्टम शॉप में नए आइटम्स आए थे। न्यू शांगिन टिश्यू पेपर का एक पैक 200 पॉइंट्स में, हीरो ब्रांड का एक पेन 500 पॉइंट्स में, सॉफ्ट टूथब्रश का एक पेयर 100 पॉइंट्स में। शॉप क्लियर हो गई। मुझे थोड़ी खुशी हुई और वजह थी बस टॉयलेट पेपर। इस पुराने जमाने का टॉयलेट पेपर मुझे बहुत तकलीफ दे चुका था। यान वांग के महल का घास पत्तों वाला कागज भी इस टिश्यू के आगे कुछ नहीं था। चलो वो पुराना कागज फेंको। टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ काम आएगा। पेन के लिए इंक का इंतजार है। कुछ चीजें साथ में काम करती हैं। ये शॉप हर बार अलग अलग आइटम क्यों देती है? शहर सामान समेट कर मैं घोड़े पर निकलने लगा तो लिए जुआन जी वहां खड़ा मिला। बोला, भाई तुम पहले चले जाओगे तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? मैं घोड़े पर बैठा और बोला, बेपिंग शहर जा रहा हूँ। यान बैंक के दरवाजे पर जाकर गार्ड को बताना। ये लड़का खुद काम निकाल लेता है, मेरा झंझट कम। ठीक है भाई, जाओ आराम से। इतना कहकर मैं चल पड़ा। दोपहर को यान वांग के महल पहुंचा। गार्ड ने खुशी से अंदर बुलाया। गाओ शू आज घर में है? गार्ड बोला। वो तो वही निकल गए, अभी वापस नहीं आए। अच्छा, घोड़े को खाना पानी दे दो, मुझे थोड़ी देर में फिर निकलना है। जी ली शाह साहब। मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। यहाँ रहने का मजा ही अलग है। जैसे ही मैं पहुंचा, गार्ड ने खबर फैला दी। योंगन हॉल में यन वांग की पत्नी शू मियायुन अपनी बेटी से बातें कर रही थी। वो देख रही थी कि बेटी ने खुद उनका हाथ थामा था। हंस हंस कर बातें कर रही थी। बेटी अब उस अंधेरे से बाहर आ गई थी। माँ देखो, ये ली शाओ जी ने लिखी बाई हुआ कविता है। जुनिंगन ने खुशी से वो कागज निकाला जो बीएयुन ब्रिज पर मिला था। शू मियायुन ने ध्यान से पढ़ा और बोली, सच में इस ली शाओ में इतनी काबिलियत है। कविता की भाषा साफ और कोमल है, रूप बहुत सुंदर है। माँ की तारीफ सुनकर जुनिंगन का दिल खिल गया। शू मियायुन मुस्कुराते हुए बोली, बेटी तेरी हर तीसरी बात ली शाओ की होती है। माँ को बताओ उसमें क्या पसंद है तुम्हें? बेटी को पता नहीं। जुनिंगन शर्मा गई। शू मियायुन ने प्यार से बेटी के हाथ पे हाथ फेरा। उस पर निशान थे, फिर भी कोई शिकायत नहीं। बोली, माँ बेटी में कैसी झिझक? ली शाओ मेरा दामाद है, माँ उसे जानना चाहती है। देखना है कि वो सच में तेरा ख्याल रखता है या नहीं। बिल्कुल रखता है, जुनिंगन तुरंत बोली। फिर धीरे से कहा, माँ हंसना मत। जुनिंगन ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। ली शाओ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ने का शौक है। और हैरानी की बात यह है कि कविता में उसका जवाब नहीं। पहली ही मुलाकात में मैंने बस यूं ही एक टॉपिक दिया और उसने फौरन कह दिया, जियांगशान दाई यू, रेन काई चू, गे लिंग फिंग शाओ, शू बाई नियान। शू मियायुन ने तारीफ में सिर हिलाया। इसके अलावा तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी उसका टैलेंट गजब है। पहले उसे बो खींचना भी नहीं आता था, बस कुछ दिनों की प्रैक्टिस में 30 कदम दूर निशाना लगा देता है। ये तो मुझे पता था। शू मियायुन बोली, गाओ शू ने मेरे सामने बहुत तारीफ की थी। ली शाओ खाना भी बनाता है और स्वाद ऐसा कि हमारे महल के बड़े रसोइये भी पीछे रह जाएं। ये तो मुझे नहीं पता था। शू मियायुन हैरान हो गई। जुनिंगन बोली, माँ एकदम सच है। शू मियायुन हंसते हुए बोली, ठीक है, कभी चखना पड़ेगा। फिर उन्होंने पूछा, बेटी ली शाओ का प्यार सच्चा है ना? माँ मेरे साथ आओ। जुनिंगन माँ को किताब घर में ले गई। एक छुपे हुए डिब्बे से बड़े ध्यान से एक कागज निकाला। माँ ये ली शाओ ने मेरे लिए लिखा है, पढ़ो। शू मियायुन ने देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन कविता थी बाई हुआ स्टाइल में। अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो स्लिंगशॉ फूल की तरह नहीं, जो तुम्हारी ऊंचाई का सहारा लेकर खुद को दिखाए। अगर मैं तुमसे प्यार करूं, आखिरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते शू मियायुन गहरी तक हिल गई। हर लफ्ज में सच्चा प्यार झलकता था। ऐसे शेर तो कोई आसानी से नहीं लिख सकता। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्यार से मिंग युन की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। मिंग युन की माँ का दिल अब पूरी तरह शांत हो गया था। शू युन के मन में गहरी भावनाएं उठ रही थीं। बेटी ने आखिरकार दूसरी मुसीबत पार कर ली थी, लेकिन उनके दिल में एक पुरानी बात छुपी थी। मिंग युन की 3 मुसीबतों का राज। जब मिंग युन पैदा हुई थी तो वो समय से पहले आई थी, उसकी जान खतरे में थी। तब उन्होंने याओ गुआंग शियाओ से गुजारिश की कि बेटी का भाग्य देखें। याओ गुआंग शियाओ ने स्पेशल तौर पर बताया कि मिंग युन की जिंदगी में 3 बड़ी मुसीबतें आएंगी। अगर वो तीनों पार कर ले तो उसे बहुत बड़ी खुशियां मिलेंगी,
लेकिन पहली मुसीबत का एक ही तोड़ था, माँ बाप के नाम से एक एक अक्षर लेकर नाम रखना। पर इसके साथ एक शर्त भी थी, जो इंसान ये करेगा उसकी आधी किस्मत उसे छोड़ देगी। पहली मुसीबत का हल था माँ बाप के नाम से एक अक्षर लेना, लेकिन उससे उस इंसान की आधी खुशकिस्मती चली जाती। शू म्याओ युन ने सबकी बात नहीं मानी और बेटी का नाम निंगयुन रखा। अपने नाम का युन लेकर बच्ची बच गई। उन्होंने अपनी आधी खुशकिस्मती देकर बेटी की जान बचाई। अब बेटी दूसरी मुसीबत से निकल आई थी। शू म्याओयुन मन में बोली, निंगयुन, उम्मीद है तुम तीसरी मुसीबत भी पार कर लोगी। माँ अपनी पूरी खुशकिस्मती दे देगी, बस तुम सलामत रहो। शू म्याओयुन खुश मन से योंगन हॉल से निकली। रास्ते में नौकरानी जान कुई कुई मिली। नमस्कार, यान वांग की पत्नी जी। सुई कुई जल्दी में थी। कोई काम है? जी, राजकुमारी ने कहा था ली शाओ पर नजर रखो। वो थोड़ी देर पहले महल वापस आए। मैं राजकुमारी को बताने जा रही थी। इन 2 दिनों में ली शाओ कहाँ गए थे? जी, वो अपने पुराने घर माँ बाप को याद करने गए थे। हाँ, जाओ। शू म्याओयुन के मन में ये दामाद और पसंद आ गया। इतना यानी माँ बाप का ख्याल रखने वाला। उम्मीद है शादी के बाद दोनों साथ मिलकर निंगयुन की तीसरी मुसीबत पार करें। वो अपने कमरे की तरफ चली। किताब घर के पास से गुजरी तो जू दी उदास बैठे दिखे। वो अंदर चली गई। राजा जी, किस बात की चिंता है? हाय, कुछ परेशानी है? छोड़ो। जुदी ने पत्नी का हाथ थामा। वैसे निंगयुन से मिलकर आई हो, कैसी है? शू म्याओयुन मुस्कुराई और सब बता दिया। जुदी खुश हो गए। वाह, मेरा ये दांव सही रहा। सच में भगवान ने ये जोड़ी बनाई है। वो सोचने लगे, ली शाओ की तलवारबाजी का टैलेंट बहुत अच्छा है। क्यों ना जांग यू के दल में भेजकर तैयार करें, एक अच्छा ऑफिसर बनाएं, फिर शाही परिवार से कहकर कोई पद दिलवाएं? नहीं, शू म्याओयुन ने फौरन मना किया। तलवार बंदूक में जान का खतरा है, बैटलफील्ड में कुछ हो गया तो बेटी का क्या? हमारे जू खानदान में कोई कमजोर नहीं होता। जू दी बोलने लगे, लेकिन पत्नी की आंखें देखकर रुक गए। शू म्याओयुन ने बेपरवाही से कहा, उसका नाम ली है, ली शाओ का ली शिमिन का ली नहीं। सही कह रही हो। जू दी ने फौरन बात बदली। तो फिर कोई सरकारी काम का पद दिला देते हैं, लेकिन दरबार के लोग बात बनाएंगे। शू म्याओयुन बोली, शादी के बाद देखेंगे। बस एक बात, दामाद को बैटलफील्ड पर भेजना। मैं कभी नहीं मानूंगी। जुदी ने सिर हिलाया। वैसे राजा जी, आप किस बात से परेशान थे? जुदी ने सोचा, चलो बता ही देते हैं। बेपिंग में 10 लाख सेना है, रसद बहुत ज्यादा लगती है। पिछले साल यहाँ कई जगह फसल कम हुई, रसद में कमी आ गई। मैंने पिता सम्राट से अनाज मंगाने की परमिशन मांगी, लेकिन उनके पास भी एक्स्ट्रा नहीं है। पिताजी ने कहा, कायजों का तरीका आजमाओ। मतलब यह है कि बेपिंग खुद नमक से काम चलाए, लेकिन बेपिंग में जितना नमक बनता है वो तो बस यहाँ के लोगों के लिए ही पूरा पड़ता है। बाहर देने के लिए कहाँ से लाएं? बस यही दिक्कत है। जुदी बोले, चलो बड़े भाई को एक और पत्र लिखता हूँ। रुको, शू म्याओयुन बोली, बड़े भाई पहले ही आदेश दे चुके हैं, उनकी भी मजबूरी होगी। राजा जी, क्या आपके पास कोई तरकीब नहीं है? शू म्याओयुन ने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा। जुदी एक पल रुके, फिर खुश होकर बोले, हाँ, नमक विभाग को पब्लिक अनाउंसमेंट करने दो। लोगों में नमक बनाने की होड़ लग जाएगी। फिर सोचा, लेकिन क्या समय में हो पाएगा? शू म्याओयुन मुस्कुराई। पहले ट्राई करो, न हो तो फिर सोचेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी साथी हो। जुदी उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़े। मैं अभी नमक विभाग जाकर अनाउंसमेंट करवाता हूँ। खाना खाकर मुझे नमक की फैक्ट्री देखने जाना था। खाना खाया, सामान रखा और निकल पड़ा। नौकर घोड़ा पहले से तैयार कर चुका था। शाह साहब, आपका घोड़ा। शुक्रिया। मैं घोड़े पर चढ़ा और चल पड़ा। अब जब स्किल्स बढ़ गई हैं तो सब कुछ जल्दी सीखता हूँ। 1.5 घंटे में नमक की खदान